बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में स्टूडेंट अक्सर परेशान रहते हैं, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगे। एक एक पॉइंट को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट जो है वो गेन कर सकें। ओके, और इसको हमने पहले से रेडी किया हुआ बोर्ड पर। उसकी दो रीज़न है। एक तो ये है कि आपका टाइम सेव करना, और दूसरा ये है कि आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसको एज अ नोट्स अपने पास सेव रख सकते हैं। ठीक है, और जब आप एग्ज़ाम के डेज होते हैं तो आपके पास टाइम कम होता है और ये शार्ट नोट्स होते हैं, तो आप क्विकली उस टॉपिक को रिव्यू कर सकते हैं। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे भाई ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती क्या है। हमने कैपेसिटर के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल, राइट। तो कैपेसिटर किस तरह से चार्ज किया जाता है। आप एक बैटरी लेते हो, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर से और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट से आपने कनेक्ट कर दिया। बैटरी ये करती है कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालती है और दूसरी प्लेट के ऊपर स्टोर कर देती है। ठीक है, इस तरह जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन गया उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुआ उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह इनके दरम्यान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, अब बैटरी ये काम किए रखती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला, इधर स्टोर किया, निकाला, इधर इलेक्ट्रॉन को स्टोर किया, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है। तो इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस भी ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता जाता है। सही है। अच्छा, फिर एक लिमिट ऐसी आती है कि जितना इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही बैटरी के वोल्टेज हो जाते हैं। तो जब बैटरी के वोल्टेज और इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में फिर क्या होता है, अब मजीद चार्ज एक प्लेट से निकाल के बैटरी दूसरी प्लेट पर शिफ्ट नहीं कर सकती, चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। जितना मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट इसने स्टोर करना था वो कर लिया, अब मजीद स्टोर नहीं हो सकता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। फिर हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे। डिस्चार्जिंग क्या है भाई, सिंपली आप इस बैटरी को हटा दो और इसकी जगह पे ना आप एक बल्ब लगा दो। तो ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो ये वर्क करेगी एज अ हाई पोटेंशियल और ये वर्क करेगी एज अ लो पोटेंशियल। तो जैसे बैटरी का हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के दरम्यान आप बल्ब लगाते हो तो वो ग्लो करता है, इसी तरह ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के दरम्यान अगर आप बल्ब का एक एक टर्मिनल लगा दोगे तो करंट वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, और बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करेगा। एक्चुअली क्या हो रहा होता है, जिस प्लेट के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वापस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे होते हैं, असल में ये होता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जाते रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो करके जा रहे हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, बल्ब जो है आपका ग्लो करेगा। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर की थी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, यानी सॉरी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरिंग द चार्ज को स्टोर करते हुए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट की सूरत में हमें मिल जाएगी। सही है, तो ये था कंसेप्ट हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, तो हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों हम कंसेप्ट एक ही सर्किट से सीखेंगे। ठीक है, वो आप ये सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैटरी है, कैपेसिटर है, और साथ में हमने एक बल्ब या रजिस्टर कह लें आप उसको, रजिस्टर लगाया हुआ है, और एक इसका ये टर्मिनल बी टर्मिनल यहाँ पर छोड़ा, और एक ये टर्मिनल है ए जिसके दरम्यान में हमने एक बैटरी भी लगाई हुई है। सही है, ये स्विच ऐसा है, ये ए टर्मिनल से भी कनेक्ट हो सकता है, ये बी टर्मिनल से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, दो डिफरेंट सिचुएशन में हम इसको लेके चलेंगे। एक सिचुएशन में चार्जिंग होगी, दूसरी सिचुएशन में हमारे पास डिस्चार्जिंग होगी। ठीक है, अब ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटेंस और रेजिस्टर जो है वो एक सीरीज में अटैच है। इसको हम आरसी सर्किट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आरसी सर्किट। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसमें रेजिस्टर का क्या काम, हमने तो यहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करनी थी। तो देखिए, करंट जो है ना उसको कंट्रोल वे में चलाने के लिए रेजिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं होता तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है जो किसी भी डिवाइस को डैमेज कर सकता है, इसको ख़राब कर सकता है। तो करंट को कंट्रोल में रखने के लिए, कंट्रोल मैनर में लेके चलने के लिए रजिस्टर का होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब डिस्चार्जिंग होगी तो आपको पता चल जाता है कि जब इधर से बैटरी की गैर मौजूदगी में बल्ब ग्लो कर रहा है तो मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने स्टोर की थी अब वो जो है वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। इसलिए भी आपको हेल्प मिलती, तो आपने यहाँ पर रजिस्टर या बल्ब कह लें आपने लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देखिए कि भाई हमने चार्जिंग किस तरह करनी है, डिस्चार्जिंग किस तरह करनी है। बहुत ही आसान है। देखिए, आपने सबसे पहले ये स्विच एस जो है वो इसको आपने टर्मिनल ए के साथ ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, जब आप इसको टर्मिनल ए के साथ अटैच करेंगे तो बी टर्मिनल जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके लिए समझो यूजलेस हो गया, क्योंकि ये एक लूप कंप्लीट हो गया और करंट हमेशा क्लोज पाथ पे चलता है, इस तरह के ओपन पाथ पे नहीं चलता। समझ क्यों? ये टर्मिनल समझो बीच में है ही नहीं स्टार्टिंग में, ये एक लूप बन गया ऐसे। तो अब बैटरी क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन के लाएगी, इस रजिस्टर में से गुजरते हुए यहाँ से लेके वापस इस प्लेट पे स्टोर कर देगी।
ठीक है। तो इस सूरत में जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये काम जो है वो बैटरी करेगी। इस सूरत में जो है वो बैटरी क्या कर रही है, कैपेसिटर की चार्जिंग कर रही है। ठीक है, अभी मैं डिटेल से बताता हूँ आप इसको ये। उसके बाद डिस्चार्जिंग की बात करेंगे। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, ये हमने ए टर्मिनल से डिस्कनेक्ट किया इसको और अब हमने बी के साथ कनेक्ट कर देना है। अब इसके साथ ये डिस्कनेक्ट हो गया, बी के साथ कनेक्ट हो गया, बीच में गैप आ गया। अब ये वाला जो टर्मिनल है ये आपके पास एक समझ लीजिए कि यूजलेस टर्मिनल बन जाएगा। जैसे पहले ये टर्मिनल यूजलेस था, अब ये टर्मिनल यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने टर्मिनल को यहाँ से हटा के एस स्विच को बी पर कनेक्ट कर दिया। अब ये समझो नीचे वाला है ही नहीं, क्योंकि ये अब हमारा ओपन सर्किट में आ गया। अब ये लूप कंप्लीट होगी, ये ऊपर वाली, ये वाली ऐसे, तो इसमें कोई बैटरी तो अटैच है नहीं। तो अब क्या होगा जी, कैपेसिटर ने जो चार्जेस स्टोर किए थे वो वापस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। अब करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से ऐसे लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता हुआ जाएगा ऐसे लूप के अंदर ऐसे। ठीक है, और बल्ब फिर से ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की थी, अब वो क्या कर रहा है जी, कैपेसिटर अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहा है। समझ गए? ओके, तो ए पॉइंट पर लगाओगे तो चार्जिंग करेगा ऐसे, बी पॉइंट पर लगाओगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ये डिस्चार्जिंग करेगा। अब यही पॉइंट आपने यहाँ पर लिखने और कुछ मजीद तफसील में आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, पहली बात आप ये लिखोगे भाई, आपने स्विच को क्या कर देना, कनेक्ट कर देना ए टर्मिनल के साथ, जिसमें बैटरी क्या करेगी, चार्जिंग करेगी। ठीक है, कैपेसिटर थ्रू द रजिस्टर आर। तो आर रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर के ऊपर जो है वो बैटरी क्या करेगी, चार्ज स्टोर करेगी। नंबर 2, इनिशियली आपने बता देना भाई, शुरू में जब आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में टाइम 0 था, तो कैपेसिटर के ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो फिर क्यू भी क्या था आपके पास, 0 था। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, फिर आपने जैसे स्विच ऑन किया, अब आफ्टर टाइम टी कुछ टाइम गुजरा, तो क्या हुआ जी, यहाँ पर बैटरी ने जहाँ से चार्ज स्टोर किए, इधर से इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर लाके शिफ्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर असल बात सुनने वाली है। बैटरी क्या कर रही है जी, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर लेकर जाती है। अभी तो ये प्लेट न्यूट्रल थी, इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बैटरी इधर लेकर जाएगी तो आगे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वो उसको रिपेल करेगा, अब थोड़ी सी उसको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन जब तीसरी मरतबा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर लेकर जाएगी तो मजीद रिपल्शन होगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर लेकर जाते जाएंगे वैसे वैसे इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, रिपल्शन बढ़ती जा रही है। अब चार्ज को इधर से इधर ले जाने में, स्टोर करने में दिक्कत आ रही है, मुश्किल हो रही है। ठीक है, ये वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चार्ज जो है वो इधर से इधर स्टोर होना वो कम होता जाता है। इनिशियली शुरू में तेजी के साथ चार्ज इस प्लेट से इधर प्लेट पर ज़्यादा स्टोर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। फिर एक लिमिट ऐसी आती है जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान और बैटरी का वोल्टेज दोनों बराबर आ जाते हैं, तो फिर तो चार्ज बिल्कुल ही फ्लो होना जो है वो इसमें रुक जाता है, करंट इस सर्किट के अंदर क्लोज हो जाता है, सॉरी ख़त्म हो जाता है। समझ गए? और हम कहते हैं भी कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया और इसके ऊपर क्यू नॉट चार्ज को हम फुल चार्ज कैपेसिटेंस कहते हैं, तो हम वो कहते हैं जी क्यू नॉट इसने चार्ज स्टोर कर लिया। ठीक है, यही बातें आपने बतानी है भाई। आफ्टर टाइम टी, जब कुछ टाइम टी गुजरा, चार्ज बिल्डअप ऑन द प्लेट्स, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो चुके हैं, एंड रिपेल द मोर चार्जेस। अब जो मोर चार्जेस यहाँ से इधर आएंगे ना, उसको रिपेल होगा इलेक्ट्रॉन। अब जो इधर से इधर आएगा, पहले से इस पर नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। चार्जिंग बिल्डअप ऑन द प्लेट्स एंड रिपेल द मोर चार्जेस, देन इट्स अराइविंग एंड करंट ड्रॉप्स। तो जितने करंट आ रहे हैं उसको ज़्यादा रिपल्शन होती है, आस्ता 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 कम होते होते चार्जेस जो इधर से इधर आने वाले बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। करंट इस लूप के अंदर, इस सर्किट के अंदर तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो उस वक्त वो जो कंडीशन होती है वो मैंने यहाँ पर लिखा कि चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कोई चार्ज इसके ऊपर मजीद जो है वो स्टोर नहीं होता। उस वक्त जो बैटरी का ईएमएफ होता है, या आप कह लें भाई वोल्टेज कह लें, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होते हैं। ठीक है, वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाता है और मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट ये स्टोर कर लेता है। अच्छा जी, अब जरा देखो कि क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है ना, वक्त के लिहाज से वो एक जैसा स्टोर नहीं हो रहा। शुरू में बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है, ऐसा ऐसा चार्ज स्टोर होना कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है और कम। तो रेट ऑफ चार्जिंग है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, कम होती जा रही है। यानी दूसरे अल्फाज में कहूँ तो चार्जिंग स्टार्टिंग में बहुत फास्ट थी, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही, स्लो होती जा रही, स्लो 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 स्लो। तो इस तरह की सिचुएशन में किसी एक पॉइंट पर कितना चार्ज जो है, या कितने टाइम में कितना चार्ज स्टोर किया, ये मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी इतना टाइम गुजर गया, अब बताओ कितना चार्ज स्टोर हुआ, आप नहीं मालूम कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको फाइंड करना। ठीक है, तो फिर किसी भी एक इंस्टेंट पर टी टाइम में आपने चेक करना है कि अब इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर हो गया। तो उसके लिए आप एक मैथमेटिकल रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। अब इस मैथमेटिकल रिलेशन को आपने डेराइव नहीं करना, क्योंकि इसकी डेरिवेशन में किरचॉफ के लॉज इस्तेमाल होते हैं, जो कि अभी तक आपने पढ़े नहीं, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, इसके अंदर इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। इस वजह से इस लेवल पे इसकी जो डेरिवेशन है वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने इस फार्मूले को एज इट इज़ याद रखना है। मैं बता देता हूँ इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ है। पहले जी हमारे पास Q
Q इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी T टाइम कुछ गुजरा है, उस टाइम में इसके पास कितना प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो चुका है। Q नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है जो इस प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो E है इसको यूलर कांस्टेंट कहते हैं, यूलर कांस्टेंट, ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है जी 2.718, समझे, ओके, यूलर कांस्टेंट कहते हैं। अब इसकी पावर में ऊपर -T डिवाइडेड बाय RC है, T टाइम है और R जो है वो इस RC सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है और C जो है वो हमारे पास क्या कैपेसिटेंस। RC क्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उसको हम RC सर्किट कहते हैं, ओके। तो ये आपको पता चल गया कि भाई आपने किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर आपने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो आपको इस इक्वेशन से जो है वो मिल जाएगी, ओके। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बात बड़े ध्यान से सुनिए बच्चों। अब हम बात करते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा कि एक कैपेसिटर जो है वो कितना टाइम लेकर फुली चार्ज होगा, ये मसला है, क्योंकि इसकी चार्जिंग एक जैसी तो होती नहीं है, तो वक्त के लिहाज से वो स्लो 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 होता जाता है, शुरू में फास्ट था फिर ऐसा ऐसा स्लो होता जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है ये गैस करना कि भाई कितने टाइम के बाद ये फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि किसी कैपेसिटर के बारे में ये पता चलाना है कि भाई ये जल्दी चार्ज होगा या जल्दी डिस्चार्ज होगा, इसका पता कैसे चलाएंगे हम, ठीक है। तो उन सब की वैल्यूज़ के लिए आपको हेल्प करता है टाइम कॉन्स्टेंट। कि टाइम कॉन्स्टेंट क्या है बच्चों, ये जो टाइम कांस्टेंट है ना, ये वो टाइम होता है कि जिस टाइम पर कोई भी कैपेसिटर जो इस तरह के आरसी सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है, वो कितना टाइम लेकर 63.2% चार्ज स्टोर कर लेगा, यानी जो उसकी टोटल एबिलिटी है ना, टोटल जो चार्ज उसने स्टोर करना था Q नॉट, उसका 63.2% वो स्टोर कर लेता है। अब ये क्या बात हुई कि ये टाइम कांस्टेंट क्या है, इसको मैं ज़रा तफसील से बताता हूँ। ये T जो है ना, T ये टाइम, पहली बात ये बच्चों याद रखो, टाइम जो है वो चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक इस सर्किट की कैपेसिटेंस पर और दूसरा इसकी रेजिस्टेंस पर। किस तरह से, देखिए अगर एक टैंकर है उसमें आपने वाटर स्टोर करना है, अगर उसकी कैपेसिटी कम है, वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी कम है, तो आप कम वक्त में इसको फुल कर लेंगे। अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको उसको फुल भरना है आपने, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहली बात कैपेसिटी। इसी तरह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा होती है उसको फिल करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जितनी कैपेसिटेंस कम होगी उतना टाइम क्या चाहिए होगा आपका कम। तो टाइम का कैपेसिटेंस के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो टाइम जो है वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चों आपके पास आ जाती है जी रेजिस्टेंस। अब एक पाइप, जिस पाइप से आप टैंकर को फिल कर रहे हो, अगर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब वो नैरो है, बारीक है, ज़्यादा पानी को फ्लो नहीं करने देगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई ना, ठीक है, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा उसको भरने में, है ना। और अगर हम एक बड़ा पाइप लगा देते हैं जिसका डायमीटर ज़्यादा है, वो ज़्यादा वाटर को अलाउ करता है कि वो फ्लो करे, रोकता कम है, यानी रेजिस्टेंस उसकी कम है, तो वो कम टाइम में उसको फिल कर देगा, है ना। तो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। इसी तरह से ये जो रेजिस्टर अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कम चार्जेस को आगे जाने देगा और कैपेसिटर देर से भरेगा, यानी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको चार्ज करने में इसको, ठीक है। अच्छा, अगर इस आर की वैल्यू कम है यानी रेजिस्टेंस कम है, तो ज़्यादा चार्जेस को अलाउ करेगा कि जाओ भाई स्टोर हो जाओ इसके ऊपर, तो वो जल्दी फिल हो जाएगा। अब स्मॉलर रेजिस्टेंस तो स्मॉल टाइम, ज़्यादा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा टाइम। तो ये जो टाइम होता है ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर आरसी सर्किट में और कैपेसिटेंस के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर ये टाइम जो है वो डिपेंड करता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो इसीलिए ये जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है ना, टाइम कांस्टेंट, इसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी जो है वो आर और सी की प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आपने अगर इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, फिर देखो इसमें रेजिस्टेंस कितनी लगी हुई है, आर को आप सी से मल्टीप्लाई करो, आपको टाइम मिलेगा। किस तरह टाइम मिलेगा ये भी मैं आपको समझाता हूं। सी को आर से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा ना, उतना टाइम के अंदर ये 63.2% जो है वो चार्ज हो जाएगा अपनी टोटल वैल्यू का, जितना टोटल चार्ज स्टोर होना था। अभी इसके लिए कोई भी कैपेसिटर ले लो आरसी सर्किट के अंदर, जितनी आर और सी की प्रोडक्ट होती है उतने टाइम के बाद वो आपके पास 63.2% चार्ज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी कैपेसिटर को आप यहां पर लगा लो, ठीक है, आर और सी की जो प्रोडक्ट होगी उतने टाइम के अंदर वो 63.2% ही चार्ज होगा। ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। ये वजह है हम इसको कहते हैं जी टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट आर और सी के इक्वल क्यों है, क्योंकि टाइम डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, टाइम डिपेंड करता है कैपेसिटेंस के ऊपर, तो उस वजह से टी जो है वो आर और सी के इक्वल है। समझ के, और दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ज्यादा टाइम लगेगा,
कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो तब भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए T इज इक्वल टू आर सी होता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। द टाइम टेकन टू चार्ज अ कैपेसिटर टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, वो आपके पास टाइम जो किसी भी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टोटल वैल्यू का 63.2%। अब इसको हम लिखते हैं जी, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये कितना टाइम होता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है, वो होता है हमारे पास आर और सी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा उसके बराबर होता है, इसीलिए लिखा टॉ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, अब इससे क्या पता लगता है, इट डिटरमाइन द चार्जिंग टाइम। इससे पता चलता है कि चार्जिंग में, किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कांस्टेंट से आइडिया होगा। अभी मैं ये समझाऊंगा सारा ना, तो आपको पता चलेगा फिर इस तरह से। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना सुन लें इसको बस। इट डिटरमाइंस द चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी। ये आर और सी के ऊपर डिपेंड करता है। पहली तो बात ये है कि भाई ये आर और सी को मल्टीप्लाई करने से टाइम कैसे मिल जाता है, आर तो रेजिस्टेंस है, सी तो कैपेसिटेंस है, मल्टीप्लाई करने से हमें टाइम कैसे मिल गया। ये शार्ट क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, एज ए शार्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। देखो बच्चों, आपके पास एक ओहम लॉ है, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो अगर आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक और फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू सी वी। अगर आपने C की वैल्यू निकालनी है तो वो Q डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। अब देखो जी, अगर आप R को C से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको टाइम कैसे मिल जाता है। ये R किसकी इक्वल है, V बाय आई की इक्वल। तो मैं यहां लिखता हूं जी V डिवाइडेड बाय आई, और C किसकी इक्वल है, Q बाय V की इक्वल, Q डिवाइडेड बाय V। तो V से कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Q डिवाइडेड बाय आई। अच्छा, अब आपको करंट का फॉर्मूला भी आता होगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। तो अगर मैंने Q की वैल्यू निकालनी हो तो I इंटू टी। तो यहां पर मैं कहता हूं जी Q की वैल्यू पुट कर देता हूं I इंटू टी, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ I। तो I से कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, T। इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर क्या मिलता है, और जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये वो टाइम जो R और C को मल्टीप्लाई करने से मिलता है, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, गौर से सुन लो ये बात। कोई सा कैपेसिटर लगा लो, कोई सी रेजिस्टेंस लगा लो, R और C को मल्टीप्लाई करोगे ना, जो टाइम आपको मिलेगा ना, उतने टाइम के अंदर आपका कैपेसिटर 63.2% चार्ज होगा। ओरिजिनल वैल्यू को जितना उसने मैक्सिमम चार्ज स्टोर करना था ना, उसका 63.2% वो चार्ज कर लेगा इस टाइम के अंदर। इस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए हो। तो ये क्योंकि 63.2% ही होगा, T अगर T इज इक्वल टू आर सी है, यानी टॉ इज इक्वल टू आर सी, तो आपके पास जो है वो 63.2% ही चार्ज होगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी हेल्प से हमें किस तरह पता चलता है कि भाई कितनी देर के बाद ये चार्ज हो जाएगा कम्प्लीटली, वो अभी हम यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हमने पहली बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा भाई 63.2% क्या वाकई 63.2% चार्ज हो जाता है, उसके बाद इतना चार्ज स्टोर हो जाता है, ये चेक करने के लिए ना हम ये चेक करते हैं। देखो ये फार्मूला है हमारे पास किसी भी इंस्टेंट के ऊपर चार्ज फाइंड करने का, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस टी ओवर ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये फार्मूला है किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज को कैलकुलेट करने का। अब मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ कि भाई अगर आपके पास टाइम T जो है वो इक्वल टू आर सी है, तो फिर क्या वाकई ही आपके पास इतना चार्ज स्टोर होता है कि नहीं होता। तो ये वाला फार्मूला जो है हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर जो है ना टी टाइम, कितना टाइम, टाइम कांस्टेंट कितना होता है, आर इंटू सी के इक्वल होता है। तो मैंने इस टी की जगह पे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी आर सी। ठीक है, एट द टी इज इक्वल टू आर सी, चार्ज कितना होगा ये मैंने लिख दिया। देख लो ये रिलेशन, ये वो टी लिखा हुआ है, इस टी की जगह मैंने टाइम कांस्टेंट यानी आर सी की वैल्यू पुट कर दी। जब मैं यहाँ पर आर सी पुट करूंगा ना, तो आर सी से कट जाएगा, तो -1 आंसर आएगा। अब e की पावर -1 है ना, तो इसकी पावर को प्लस में लेकर जाना, तो क्या करना पड़ेगा, 1 ओवर ई लिख दूंगा। ठीक है, 1 ओवर ई आ गया। सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 ओवर ई। तो E की जगह मैंने बताया था E क्या है, यूलर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.718। E क्या है, यूलर कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है 2.718, यहाँ पर पुट कर दी। अब कैलकुलेटर से क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो और 1 से माइनस कर दो, तो आपको मिलेगा 0.632। ठीक है, तो आपके पास जो चार्ज हुआ, चार्ज स्टोर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 0.632। अब चेक करना है परसेंटेज में करके, तो क्यू नॉट है, इधर आके डिवाइड कर दो। अब ये आ गया जी आपके पास चार्ज स्टोर्ड, ये आ गया टोटल।
ठीक है, जिस तरह आपके पास ऑब्टेन मार्क्स होते हैं ना डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो ये ऑब्टेन चार्ज या स्टोर चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज वो कितना आया जी 0.63 इनमें रेशो है। अब जब आपने परसेंटेज निकालनी होती है आप कैसे निकालते हैं, आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गया हमारे पास ऑब्टेन्ड, ये आ गया टोटल, और ये मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया इसको 100 से, तो ये बन जाएगा 63.2%। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये 62 मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, हाँ ठीक है 63.2% ही है, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 63% लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाया। तो अगर आपने Q की वैल्यू निकालनी है तो Q0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो Q1 इज इक्वल टू 63.2%। फिर सुने, Q इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कितनी है जी, जब टाइम t इज इक्वल टू RC है तो उस वक्त जो इसने स्टोर किया वो 63.2% ऑफ द ओरिजिनल चार्ज या टोटल चार्ज का 63.2%। तो इस बात को मैथमेटिकली हमने प्रूव भी कर लिया, ठीक है, कि जब अगर आपके पास जो टाइम है वो टाइम इज इक्वल टू RC है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम है, तो कैपेसिटर जो है वो अपनी टोटल वैल्यू का 63.2% जो है वो स्टोर कर लेगा। तो Q वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है, जो इस टाइम t इज इक्वल टू RC के ऊपर हमने चेक किया, और कितना हुआ जी ये 63.2% ऑफ द चार्ज। उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास चार्ज के लिए है वर्टिकल एक्सिस, और ये है हमारे पास टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है ना, सॉरी जो चार्जिंग है, कैपेसिटेंस कह रहा हूँ, जो चार्जिंग है ना वो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, वो आपको ऐसे कर्व मिल रही है। उसकी वजह पता क्या है, वो इसलिए क्योंकि अभी तो आपको मैंने सिखाया कि टाइम के रिस्पेक्ट से चार्जिंग एक जैसी नहीं होती, हर सेकंड में एक जैसा चार्ज स्टोर नहीं हो रहा। जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता जा रहा है चार्जिंग स्लो होती जा रही, और स्लो, यानी टाइम के रिस्पेक्ट से चार्ज और कम स्टोर होता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको जो है वो कर्व मिला है आपको ऐसे। ये जो ग्राफ है वो कैसा है, आपको कर्व है। अच्छा, अब दी यहाँ पर हम ना एक वैल्यू लेते हैं जी इसकी, ये टाइम के ऊपर ये वैल्यू कितना टाइम लेते हैं जी हम 1 RC के इक्वल, टाइम कांस्टेंट के इक्वल वैल्यू लिया। तो पहले टाइम कांस्टेंट के ऊपर इसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर होगी ना वो आपके पास 63% ऑफ ओरिजिनल, उसको मैंने Q से शो किया, और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल वैल्यू है चार्ज की Q0 जो उसने स्टोर करना था, और इसमें 50% से थोड़ा सा ऊपर यानी 63% कह लें उसको, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 63.2% जो है वो चार्ज है ओरिजिनल का, ये टोटल का चार्ज का कितना है 63.2%, ठीक है। अब इतना टाइम RC के अंदर जो है वो इतना चार्ज स्टोर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एक RC और गुजरा तो ये पूरा चार्ज स्टोर हो जाएगा, फुल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो एक RC के बराबर मजीद टाइम, यानी अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम गुजरा वो 2 RC हो गया। यहाँ तक टाइम कितना हो गया 2 RC, तो 2 RC के बाद ये नहीं कि 100% हो गया, ये उससे थोड़ा ऊपर चला गया। मैंने यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करके रखी, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। अगली बार जो है वो 3 RC के बराबर टाइम हुआ, फिर भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ी सी चार्जिंग और बढ़ गई। फिर 4 RC हुआ, फिर भी पूरा नहीं हुआ, तकरीबन इतनी वैल्यू होगी। 5 RC के बाद जब ये पहुंचता है तो फिर अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि ये चार्ज यानी 99 पॉइंट समथिंग आ जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई तकरीबन ये फुली चार्ज हो गया, उसके बाद हम आगे मजीद नहीं जाते। बात समझ गए। तो देखो मैंने आपको कहा था कि RC की हेल्प से यानी टाइम कांस्टेंट की हेल्प से ये पता चला सकते हैं कि कितनी देर के बाद ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो जब इसको 1 2 3 4 5 टाइम RC गुजरता है, यानी 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम गुजरता है, तो फिर जाके तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग जो है वो इतना चार्ज हो जाता है, तो जिसको हम कंप्लीटली चार्ज कंसीडर करते हैं। समझ गए। अब फर्ज कर लें कि ये जो टाइम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 5 सेकंड, लेट्स सपोज, तो 5 सेकंड है एक RC की वैल्यू, तो जब तक ये 5 टाइम RC नहीं होगा तो ये कैपेसिटर 99 पॉइंट समथिंग तक चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो जब 5 टाइम RC गुजरेगा तो 5 सेकंड यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 25 सेकंड के बाद ये 99 पॉइंट समथिंग जो है वो इतने % चार्ज हो जाएगा। तो तकरीबन हम उसको मानते हैं ये फुली चार्ज हो गया। तो पता लग गया ना आपको कि कितना टाइम लगा, 5 टाइम RC, तो 25 सेकंड के अंदर ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा। क्लियर होगी बात, सही है। तो इस तरह से हम पता चला सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब देखो जी, अब ये एक वैल्यू मैंने आपको बता दी है ना, ठीक है, कि जब आपके पास टाइम कांस्टेंट जो है वो RC के इक्वल होता है 1 RC, तो 63.2% चार्ज होगा। उसके बाद जब अगर आपके पास जो है वो टाइम उससे डबल हो जाए, यानी 2 टाइम RC, तो 2 टाइम RC में आपने क्या करना है, अगर आप करना चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं पॉइंट्स, इतना भी कर लें आप काफ़ी है। अगर आप 2 टाइम RC करेंगे तो फिर ये कितना चार्ज होगा, कितनी इसके पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आपने सिंपली इस RC की जगह ना 2 RC कर देना है। RC से कट जाएगा, यहाँ -1 की बजाय 2 आ जाएगा।
जब नीचे लेके जाएंगे यहाँ ई का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपने इस नंबर का स्क्वायर लेके फिर 1 से डिवाइड करना है, 1 से माइनस करना है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और उस वक्त जो चार्ज स्टोर होता है मैं आपको बता देता हूँ जी, 86% ऑफ द टोटल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज का 86% स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 टाइम RC टाइम गुजर जाता है एट t इज इक्वल टू 3 RC, तो यहाँ पे R की जगह पे आप 3 RC पुट करेंगे, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर इसका क्यूब बन जाएगा, क्यूब लेने के बाद 1 से डिवाइड करेंगे और इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे आप, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 94% ऑफ द टोटल चार्ज। फिर आप t इज इक्वल टू 4 RC करेंगे, तो यहाँ पे इसी तरह पुट करेंगे RC की जगह 4 RC, ठीक है, और आपको मिलेगा 98% ऑफ द टोटल चार्ज। एट t इज इक्वल टू 5 RC ये 99% या 99 पॉइंट समथिंग आप कह सकते हैं, इस लेवल तक पहुंच जाता है जिसको हम कंप्लीट या फुली चार्ज ही कंसीडर करते हैं, इससे आगे हम नहीं जाते। तो हम कहते हैं भाई जब अगर 5 टाइम RC हो चुका है, यानी टाइम कॉन्स्टेंट का 5 टाइम गुजरेगा, तब ये जो कोई भी कैपेसिटर होगा वो अपने जो है वो मैक्सिमम या 99 पॉइंट समथिंग तक वैल्यू तक वो पहुंच जाता है, जिसको हम फुली चार्ज कंसीडर करते हैं। ओके, इससे आगे हम नहीं जाते, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे रेट और स्लो होता रहेगा और स्लो होता रहेगा, तो 99% तक पहुंच गए तो हम यही मानेंगे ये पूरा हो गया चार्ज, राइट। ओके जी, तो ये था हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब ये इन्हीं सारी वैल्यूज़ को ना हमने यहाँ पर ड्रा किया। आप देख सकते हैं कि RC में जो है वो पहली 1 RC गुजरा तो ये तकरीबन 63% तक चार्जिंग हो गई थी इसकी, और जब 2 RC गुजरा तो ये अप्रोक्सीमेटली 84% तक होगी। फिर 3 टाइम RC गुजरा तो ये हो गया हमारे पास तकरीबन 94%। फिर 4 टाइम RC गुजरा तो ये 98 पर पहुंच गया, और फिर जब 5 टाइम RC गुजरा तो 98 से फिर ये 99 पर गया। ऐसे ये देख सकते हैं, अब ये दोनों बहुत करीब करीब हैं। अब टाइम तो उतना ही गुजरा है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग बहुत कम हुई है। ठीक है, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जैसे जैसे आप एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी प्लेट पर ले जाते जा रहे हैं, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज मज़ीद बढ़ता जा रहा है, तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए दिक्कत होती जा रही है, मुश्किल बढ़ती जा रही है। सही है बच्चों? ओके, अब हम बात करते हैं जी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। तो डिस्चार्जिंग में आपने क्या करना है? सिंपली पहला काम आपका ये होता है कि भाई आपने इसको ना इधर से हटा देना है। मैं यहाँ पे चलिए बना देता हूँ। यहाँ से आपने इसको डिस्कनेक्ट कर देना है ऐसे, और अब ये आपका जो है ये टर्मिनल स्विच जो है वो इस बी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब ये जो है ना, ये वाला सर्किट, ये नीचे वाला, ये वाला पार्ट आपका समझें कि ये डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि लूप तो आपको बस ये बनती है, तो करंट तो हमेशा क्लोज सर्किट में मूव करता है, इसमें तो फ्लो नहीं करेगा, ये इधर ही रुका रहेगा। ठीक है, इसका होना ना होना इसका आप कोई माने नहीं रखता। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है इसके अंदर चार्जेस फ्लो करेंगे और बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, तो आप साथ में लिखेंगे व्हेन द स्विच एस इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल बी। जब वो टर्मिनल बी के साथ आप उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अब बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, अब बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है और कैपेसिटर अब जो है वो अपने अंदर स्टोर चार्ज को इसमें फ्लो करा देता है। कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसके अंदर यूँ फ्लो करते हैं ऐसे, और करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है वो ग्लो करता है और आपको पता चल जाता है अब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। सही है, तो अब जो है वो यहाँ पर भी आपने डिफरेंट टाइम के ऊपर चेक करना है कि इसकी जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज अभी बाकी है, कितना चार्ज अब प्लेट के ऊपर बाकी पड़ा हुआ है, ये भी चेक करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए जो रिलेशन आप मैथमेटिकली इस्तेमाल करेंगे वो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी है। फ़र्क क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ साथ में 1 माइनस लिखा हुआ है, Q इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब यहाँ पे 1 माइनस नहीं है, Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी है। ठीक है, अच्छा, जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो ये आपको बताएगा कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर या किसी भी टाइम पर अब कितना चार्ज बाकी पड़ा हुआ है, ये Q इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज। सही है, ओके जी। तो इसको भी हम चेक करते हैं कि भाई RC टाइम गुजरने के बाद इसके पास कितना जो है वो चार्ज बाकी पड़ा होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि RC जो टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर ने जितना चार्ज स्टोर किया ना, ठीक है, जितना चार्ज उसने उस पर स्टोर किया, अब जब डिस्चार्जिंग करता है तो उतने टाइम के अंदर उतना ही चार्ज वो डिस्चार्ज भी करता है। यानी अगर 63.2% चार्ज उसने स्टोर किया है, तो जब डिस्चार्जिंग में हम आएंगे तो ठीक T इज इक्वल टू RC टाइम में वो उतना ही चार्ज को डिस्चार्ज कराएगा। क्लियर ही बात? अच्छा, अब देखिए ज़रा, तो अब यहाँ पे हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है, 100% चार्ज है, ये हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज है ना, तो पहले फुली चार्ज होगा फिर उसके बाद आप रिवर्स में आते हो। कैपेसिटर हमारा जो है वो 100% चार्ज है। ठीक है, अब क्या होता है जी, हम यहाँ पर जो है ये फार्मूला लगाते हैं कि T इज इक्वल टू RC, यानी ये जो टाइम था ना जिसको हम कह रहे हैं टाइम कांस्टेंट,
टाइम कांस्टेंट के बाद ये कितना बाकी चार्ज रहेगा। तो हम ये रिलेशन लगाएंगे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर टी ओवर आर सी। तो यहाँ पे पुट करेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू आर सी, यहाँ पर t की जगह आर सी पुट करो, आर सी बाई आर सी क्या बन जाएगा, कट जाएगा, -1 आंसर आएगा। सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई की पावर -1, पावर माइनस में है, प्लस में करनी है तो सिंपली आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 ओवर ई आ जाएगा। ई क्या है, यूलर कांस्टेंट होता है, तो यूलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 2.718 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो 1 डिवाइडेड बाई 2.718 आ गया आपके पास, राइट। 1 को आप 2.718 से डिवाइड करो तो ये बन जाता है जी 0.368, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू ही बनेगी आपके पास, राइट। तो आपने निकालने जी कितने परसेंट चार्ज बाकी रह गए, क्योंकि इस तरह तो आपको पता नहीं चलता। तो ये क्यू नॉट को आप ले जाओ नीचे, तो ये रेशो बन जाती है भाई इस वक्त जो चार्ज मौजूद है डिवाइडेड बाय टोटल, यानी ऑब्टेन बाय टोटल, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, इनमें एक रेशो आ गई आपके पास। जब आपने परसेंटेज निकालनी होती है ना, तो ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल ये जो रेशो होती है इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 के साथ। तो ये मैंने ब्लू से लिखा है, यानी यूँ समझिए कि ये स्टेप एक और मैंने करना था, लेकिन मैंने आपका स्टेप एक सेव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। Q बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36.8%, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 37%। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर जो Q1 है इस वक्त, इसको मैं पहला केस है T इज इक्वल टू आर सी, तो उसको मैं Q1 कह रहा हूँ, वो 36.8% यानी 37% चार्ज जो है वो बाकी बचा है। अब ज़रा बात गौर से सुनना, पहले क्या हुआ था, पहले चार्ज 0 पर था, ठीक है, और T इज इक्वल टू आर सी में कितना हो गया था, 63% चार्ज हो गया था। ठीक है, पहले चार्ज इसमें 0 था, T इज इक्वल टू आर सी यानी टाइम कॉन्स्टेंट में इसका चार्ज स्टोर हो गया था 63%, यानी इस T इज इक्वल टू आर सी में 63% चार्ज स्टोर हुआ था, चार्जिंग हुई थी 63%, है ना। और यहाँ पर जब डिस्चार्जिंग की बात आती है तो T इज इक्वल टू आर सी टाइम में चार्ज बाकी कितना बचा है, बाकी बचा 37%। इसका मतलब है 100 पर था, 37% पर आ गया है, तो कितना 63% डिस्चार्ज हुआ। टाइम उतना ही है, उतने टाइम के अंदर जितना चार्ज हुआ था उतना ही डिस्चार्ज होगा। ये देखो 100 पर था और अब कितनी है, T इज इक्वल टू आर सी के बाद 37% रह गया है। 100 पर था, 37% पर आ गया, तो 100 से 37% तक कितना डिस्चार्ज हुआ, 63%। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि जितना टाइम के अंदर वो T इज इक्वल टू आर सी में उसने अपने आप को चार्ज किया, ठीक है, उतना ही T इज इक्वल टू आर सी में उसने अपने आप को डिस्चार्ज किया। ठीक है, 100 से वापस 37 पर आने का मतलब है 63% डिस्चार्जिंग, और 0 से 63% जाने का मतलब है 63% चार्जिंग। टाइम कितना, T इज इक्वल टू आर सी, टाइम कितना, T इज इक्वल टू आर सी। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे इसकी यहाँ पे आपने देखा था कि जैसे जैसे चार्जिंग को आगे बढ़ाते हैं तो चार्जिंग स्लो होती जाती है, चार्जिंग स्लो 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 स्लो। उसी तरह से स्टार्टिंग में डिस्चार्जिंग फास्ट होती है और फिर डिस्चार्जिंग स्लो 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 होती चलती जा रही है। समझ गए। अब अगर हम T इज इक्वल टू आर सी पे तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, वो कितना चार्ज बाकी बचा था, 37%। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जी, जब हमने T इज इक्वल टू 2 आर सी किया तो अब चार्ज कितना बाकी बचेगा, फिर चार्ज आपके पास बचेगा 14% ऑफ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का सिर्फ 14% बाकी बचा। कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैंने वैसे ये वैल्यू आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इसमें T इज इक्वल टू यहाँ पर T की जगह पर 2 आर सी पुट कर दो, ई की पावर -2 आ जाएगी, 1 ओवर ई का स्केयर बन जाएगा। तो ई के स्केयर की वैल्यू आप यहाँ पर उसका स्केयर ले लोगे तो 1 डिवाइडेड बाई वो वैल्यू का स्केयर आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी। करना चाहो कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इस तरह से T इज इक्वल टू 2 आर सी पे आपके पास 14% चार्ज बाकी बचेगा, और T इज इक्वल टू 3 आर सी पे आपके पास 6% चार्ज बचेगा, और T इज इक्वल टू 4 आर सी के ऊपर आपके पास 2% चार्ज बचेगा, और T इज इक्वल टू 5 आर सी के आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1% चार्ज बचेगा। इसको अब हम तो ये समझते हैं कि 1% रहेगा तो समझे तकरीबन ये कंप्लीटली डिस्चार्ज ही हो गया। ठीक है, तो 1% चार्ज जो है इस पॉइंट के ऊपर बाकी बचेगा। अब ग्राफिकली अगर इसको हम शो करें तो ये लाइन हमारे पास आ जाती है जी इसकी चार्ज की क्वांटिटी की, और ये जो है वो हमारे पास टाइम आ जाता है। ठीक है, तो 1 आर सी टाइम T इज इक्वल टू 1 आर सी पे देखें ये कितना चार्ज 100% था, डिक्रीज होकर सीधा 63% पर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने कितना डिस्चार्ज किया, यहाँ पर इसने डिस्चार्ज किया जी 100% से 37% आया तो 63% इसने चार्ज को डिस्चार्ज कर दिया। अब सेकंड जो T इज इक्वल टू आर सी, इसमें 37 से कितने पर आ गया हमारे पास, ये 14 पर आ गया, 23 का फर्क पड़ा यहाँ पर।
23% इस टाइम में दोबारा से नेक्स्ट टाइम 23% डिस्चार्ज हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ था वो कितना हुआ था हमारे पास, ये देखिए कहाँ गया वो, ये 63% था। तो 63% से 86 पर गया, तो ये भी तकरीबन हमारे पास 23% चार्ज हुआ था। ये उतना ही उस टाइम के अंदर डिस्चार्ज हुआ। तो जिस तरह से इसकी चार्जिंग जो है वो रफ्ता रफ्ता स्लो होती जाती है, वैसे वैसे इसकी डिस्चार्जिंग भी रफ्ता रफ्ता स्लो होती जाती है। पहले आरसी में 100 से 37 पर आया, अगले आरसी में 37 पे 14 पर आया, नेक्स्ट आरसी में 14 to 6 पर आया, नेक्स्ट आरसी में 6 से 2 पर आया, उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 आरसी में ये 2% से 1% पर आ गया। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि अब ये तकरीबन कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका। 1% को हम यही समझते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो है ये डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपसे बार बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी का क्या मतलब है, स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी का क्या मतलब है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो बात सिंपल सी आसान सी। देखो आरसी क्या है, आर इज़ अ रेजिस्टेंस, सी इज़ द कैपेसिटेंस। आर और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टाइम कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो आर सी जो है अगर लार्ज होती है इसका मतलब है टाइम ज़्यादा है। आर सी का लार्ज का होने का मतलब क्या है, टाइम ज़्यादा टाइम होने का मतलब है कि अब ये चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, और अगर चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लेगा तो डिस्चार्जिंग में भी ज़्यादा टाइम लेगा। समझ गए। स्मॉल आरसी का मतलब है कि टाइम जो है वो कम लगेगा और ये 63% चार्ज हो जाएगा। तो कम टाइम में जो चार्ज होगा वो कम टाइम में डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यही बातें आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये देखिए मैं कंपैरिजन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया जी मेरे पास चार्ज वाला एक्सिस, जिसको मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ, और ये आ गया मेरे पास ये टाइम वाला एक्सिस। ठीक है, तो एक हमारे पास ये एक केस है जिसको मैंने रेड कलर से नंबर 1 जो है वो ग्राफ रेड कलर से शो किया। ठीक है, ये जो है हमारे पास नंबर 1 और ये ब्लू कलर से मैंने शो किया नंबर 2। सही है, अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू है जी 63% ऑफ चार्ज की, क्यू नॉट का 63%। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, ये वाला, इसको अगर हम देखें जी, इसने 63% जो है वो हमारे पास चार्ज स्टोर किया। उसको जो टाइम लगा है ना वो इतना सा टाइम लगा, ये रेड कलर में देखें थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसकी जो 1 की आरसी है ना, 1 ये जो रेड कलर में, इसकी है स्मॉल आरसी। स्मॉल आरसी का मतलब है कम वक्त में ज़्यादा चार्ज करेगा और कम वक्त में ज़्यादा डिस्चार्ज भी होगा। ये भी याद रखना, जिसकी आरसी कम होती है, ठीक है, वो कम वक्त लेके चार्ज होता है और कम वक्त लेके डिस्चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं R1 इसकी स्मॉल आरसी है। ठीक है, तो 63% चार्ज जो है इसने सिर्फ जो है वो इतने से, जो मैंने रेड में ये शो किया, इतने टाइम, जिसको मैं T1 बोलूँगा, इस टाइम के अंदर जो है इसने 63.2% चार्जिंग कर ली। ठीक है, अब जो ये ब्लू वाला है इसकी आरसी जो है ना वो लार्ज है। जिसकी आरसी लार्ज होगी वो उसका ग्राफ जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, ऐसे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब इसके जो है वो 63% जब इसने रीच किया तो उसको जो टाइम लग गया वो यहाँ से लेकर इतना टाइम लग गया। ये देखें इतना टाइम, तो टाइम ज़्यादा लग गया। तो अगर लार्ज आरसी होगी तो आरसी असल में क्या, टाइम ही तो है। आरसी ज़्यादा होने का मतलब टाइम ज़्यादा है, तो टाइम ज़्यादा होगा तो फिर ये देर से चार्ज होगा, वो देर से डिस्चार्ज होगा। क्लियर होगी बात समझ आ गई। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, 2 इस तरह के आरसी सर्किट हैं। ठीक है, एक में आरसी की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, एक में आरसी की वैल्यू जो है वो लार्ज है। ठीक है, स्मॉल वैल्यू वाले को मैंने रेड से बनाया है और लार्ज वैल्यू को मैंने ब्लू से बनाया है। स्मॉल वैल्यू को मैंने 1 से शो किया उसके ग्राफ को, और लार्ज वैल्यू को मैंने 2 से शो किया। ठीक है, ये दोनों के ग्राफ आप देख लेंगे। जिसकी आरसी स्मॉल होगी उसका ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, और जिसकी आरसी की वैल्यू जो है वो लार्ज होगी उसका ग्राफ थोड़ा सा इससे नीचे होगा ऐसे। तो अब देखिए यहाँ से 63% का चार्ज स्टोर करने के लिए इसको जो टाइम लगा वो इतना टाइम लगा, और इसी लेवल पे पहुँचने के लिए इसको जो टाइम लगा वो ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इसका आप देख सकते हैं कि जो टाइम कॉन्स्टेंट है इसका स्मॉल आरसी का वो लेस है एज़ कम्पेयर टू लार्ज आरसी। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो स्मॉल आरसी वाला है वो जल्दी चार्ज भी होगा और जल्दी डिस्चार्ज भी होगा। अब इसी केस को अगर हम डिस्चार्जिंग के केस में लें तो डिस्चार्जिंग में भी ऐसे ही होगा। देखिए जी, अब जो 1 वाला था ना, 1 वाला ये हमारे पास स्मॉल आरसी वाला था। ठीक है, तो अब स्मॉल आरसी में डिस्चार्जिंग की बात है, स्मॉल आरसी वाला जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जो चार्ज जल्दी होता है वो डिस्चार्ज भी जल्दी होता है, जो चार्ज देर से होगा वो डिस्चार्ज भी देर से होगा। समझ गए। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास एक रेड लाइन है, ये नीचे को जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये ग्राफ 1 है यानी स्मॉल आरसी वाला, और ये जो लार्ज आरसी वाला है इसका ग्राफ जो है इस वक्त वो ऊपर को होगा ऐसे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि एक आरसी गुजरने के बाद जो बाकी चार्ज बचता है वो हमारे पास कितना बचता है जी, ये अप्रोक्सीमेटली 37% बचता है। तो यहाँ पर वो वैल्यू, ये टोटल चार्ज है, जिसको मैं क्यू नॉट कहता हूँ जी, ये इतना चार्ज मैक्सिमम था क्यू नॉट। ठीक है, तो एक आरसी का टाइम गुजरेगा ना,
तो 37%। अब देखें जी, इसका 37 अचीव करने में इसको जो टाइम लगा वो कम लगेगा, ये देखें रेड वाला, इसको कम टाइम लगा, ठीक है। और जो दूसरा है ये ब्लू वाला, ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, ऐसे ऊपर को, ठीक है ना, ताकि इसको देखिए 37% का जो चार्ज स्टोर करने के लिए जो टाइम लगा वो ज़्यादा लगा, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर सुने, ये है हमारे पास टोटल चार्ज और ये टोटल चार्ज का 37% है, ठीक है, जो कि 1 RC के बाद आता है। तो 37% जो है वो यहाँ पर देखें, ये लाइन आप सीधा लेके जाएंगे इस पॉइंट पे, इसको ग्राफ को मिलेगी रेड वाले को, और वहाँ से आप एक लाइन सीधा नीचे लेकर आएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टाइम लगा ना इसको, ये 37% ऑफ ओरिजिनल चार्ज तक पहुँचने में वो स्मॉलर है, रेड वाले का स्मॉलर है। तो स्मॉल RC थी, कम टाइम के अंदर डिस्चार्ज हो गया। और जो दूसरा था ब्लू वाला, ये देखें, इसका जो ग्राफ थोड़ा सा इस केस के अंदर ऊपर होगा, ठीक है, और आपको यही 37% जो चार्ज है ओरिजिनल का, वो आपको इतने टाइम के अंदर जो है वो मिलेगा, इतने टाइम के बाद डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चार्जिंग में भी रेड वाला जो है उसने कम वक्त में चार्ज किया, डिस्चार्जिंग में भी रेड वाले ने जो है वो कम वक्त में डिस्चार्ज किया। तो जिसकी RC स्मॉल होती है वो जल्दी चार्ज करता है, जल्दी डिस्चार्ज भी होता है, और जिसकी RC ग्रेटर होती है वो देर से चार्ज होता है और देर से वो डिस्चार्ज भी होता है। बात समझ गए? क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको ये सारा कंसेप्ट जो वो समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।